नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से आज इस वीडियो में आपसे बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम श्रम बाज़ार या लेबर मार्केट के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगी। ये हम सभी बखूबी जानते हैं कि श्रम बाज़ार और प्रौद्योगिकी आज के जीवन के महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग बन गए हैं। मानव आवश्यकताओं की उपलब्धता और पूर्ति में इनके सहयोग को नकारा नहीं जा सकता। पर अगर बात करें परंपरागत समाजों की, तो वहाँ पर श्रम बाज़ारों और प्रौद्योगिकी का अभाव पाया जाता था। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इसी के परिणाम स्वरूप परंपरागत समाजों की प्रकृति आधुनिक समाजों से भिन्न रही थी। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर श्रम बाज़ार है क्या, और आज जब हम बाज़ार की बात करते हैं तो उसका क्या विशिष्ट रूप से अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, और समाजशास्त्र में जब इसकी बात की जाती है तो इसका क्या अर्थ होता है। तो चलिए वीडियो में हम अब बात करते हैं श्रम बाज़ार के बारे में। बाज़ार शब्द से हम सभी परिचित हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में हम बाज़ार से आश्रय उस स्थान विशेष से लगाते हैं जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी सेल परचेज होती है। लेकिन अर्थशास्त्र में बाज़ार का कुछ विशेष अर्थ है, और समाजशास्त्री बाज़ार की अवधारणा, उसका विश्लेषण कुछ अलग है। अगर हम बात करें कि अर्थशास्त्री चैंपमैन क्या कहते हैं, तो अर्थशास्त्री चैंपमैन के अनुसार बाज़ार शब्द यह आवश्यक नहीं कि वह किसी स्थान का बोध कराए, वरन यह हमेशा किसी वस्तु या वस्तुओं तथा उसके क्रय विक्रेताओं से संबंधित होता है जिनमें प्रत्यक्ष रूप से आपस में प्रतियोगिता पाई जाती है। बाजार की इस व्याख्या के अनुसार बाजार के संबंध में चार बातें सामने आईं। पहली, कि बाजार से आशय किसी स्थान विशेष से नहीं। दूसरी, इसका संबंध किसी वस्तु या किन्हीं वस्तुओं से होता है। तीसरा, वस्तु या वस्तुओं का ही नहीं, बाजार से उनके क्रय विक्रेताओं का भी बोध होता है। और अंतिम, उन क्रय विक्रेताओं में उस वस्तु या वस्तुओं के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा का होना भी अनिवार्य बताया गया है। इस प्रकार से यह बाजार की एक शास्त्रीय परिभाषा है जिससे हम सभी लोग कहीं ना कहीं रूबरू होते ही हैं। अर्थशास्त्री एले भी कहते हैं कि बाजार का अर्थ हम उस समस्त क्षेत्र से लगाते हैं जिसके भीतर किसी वस्तु विशेष की मूल्य निर्धारण करने वाली शक्तियां कार्यशील होती हैं। इस परिभाषा में बाजार बलों पर जोर दिया गया है। यानी बाजार शब्द की उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि इससे किसी स्थान विशेष से नहीं, वरन उन सभी शक्तियों के कार्यशील क्षेत्र से है जो किसी वस्तु विशेष के क्रय विक्रय से संबंधित है। लेकिन जब हम बात करते हैं समाजशास्त्रीय विश्लेषण की, तो प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर बाजार की परिभाषा बाजार स्थिति के रूप में करते हैं। वे कहते हैं, बाजार स्थिति से अर्थ विनिमय के किसी भी विषय के लिए उसे द्रव्य में बदलने के उन तमाम अवसरों से है जिनके बारे में बाजार स्थिति में सहभागी सभी को पता है कि वे उन्हें प्राप्त है, और वे दामों तथा प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से उनकी मनोवृत्तियों के लिए संदर्भपूर्ण है। यानी कि इस बात से ये स्पष्ट है कि बाजार उस स्थिति विशेष को कहते हैं जिसमें द्रव्य के माध्यम से किसी वस्तु या वस्तुओं के लिए क्रय और विक्रेता यानी बेचने वाला और खरीदने वाला परस्पर प्रतिस्पर्धा द्वारा सौदा तय करते हैं। ऐसी बाजार स्थिति स्थानीय हो सकती है, प्रादेशिक हो सकती है, अथवा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हो सकती है। जहां आप रहते हैं उस स्थान से भी संबंधित हो सकती है, प्रदेश में भी हो सकती है, या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो सकती है। यही कारण है कि विनिमय के विषय को उसके खरीदने और बेचने में भाग लेने वाले लोगों को बाजार की परिभाषा करते समय केंद्र बिंदु में रखा गया है।
और शायद यही कारण है कि अक्सर हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में हम शेयर मार्केट की जानकारी या सोना के और इनके जो उतार चढ़ाव की जानकारी, बाज़ार का जो वर्णन होता है, वो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके दिया जाता है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र में और समाजशास्त्र में इसकी परिभाषा अपने ढंग से स्पष्ट की गई है। लेकिन अब चाहे समाजशास्त्री दृष्टिकोण से बात करें या अर्थशास्त्री दृष्टिकोण से, बाजार के कुछ प्रमुख लक्षण ऐसे हैं जिस पर प्रकाश डालना ज़रूरी है। सबसे पहली बात करते हैं पारस्परिकता की। पारस्परिकता विनिमय का सामान्य लक्षण है। बाजार में ये होना स्वाभाविक भी है क्योंकि बाजार विनिमय का ही एक विशिष्ट रूप है। विनिमय की तरह वस्तुओं के खरीदने और बेचने के लिए उत्सुक पक्षों की उपस्थिति में बिना बाजार की कल्पना करना व्यर्थ है और इसी को ही रेसिप्रोसिटी यानी कि पारस्परिकता कहते हैं। अनिरंतरता। बाजार प्रक्रिया की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बाजार संबंधों में निरंतरता का तत्व भी है क्योंकि विक्रेता भी यह पूर्व अनुमान लगाता है कि क्रेता फिर भविष्य में इसी प्रकार की खरीदारी के लिए उसके पास आएंगे और इसी तरीके से क्रेताओं को भी आभास हो रहता है कि उन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार की बाजार प्रक्रियाओं में पुनः प्रवेश करना होगा। सौदे की समाप्ति पर क्रेता और विक्रेता के बीच संबंध भी समाप्त हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर दूसरी विशेषता अनिरंतरता की बात ध्यान में रखी जाती है। अगर हम बात करते हैं तीसरी विशेषता द्रव्य के प्रयोग की, तो बाजार व्यवहार में विनिमय के माध्यम के रूप में द्रव्य का प्रयोग होता है, इसीलिए सभी वस्तुओं के दामों की परस्पर तुलना भी हो जाती है। कोई भी व्यक्ति प्राप्त विकल्पों को भी सौदे के संबंध में हिसाब लगाते समय ध्यान में रखता है और भावी सौदे भी आसानी से तय हो सकते हैं। बात करें बौद्धिकता की, तो क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा उन्हें वस्तु और उसके विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी, भविष्य का अनुमान आदि वे तत्व हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि बाजार प्रक्रिया में बौद्धिकता का तत्व अनिवार्य रूप से विद्यमान होता है। रैशनैलिटी के बगैर कोई भी निर्णय बाजार में नहीं लिया जाता है। कोई भी बात भावनाओं की अपेक्षा वस्तुनिष्ठ कारकों में महत्वपूर्ण आकलन के आधार पर निर्णय के रूप में समझी जाती है। और शायद इसी कारण से बाजार संबंध सभी पक्षों के मध्य अव्यक्तिकता के संबंधों को परिलक्षित करते हैं। यहाँ पर नियमन पर भी विशेष जोर दिया जाता है। बाजार की क्रियाएं पूर्णतया नियमित व्यवहार होते हैं। कानून इससे संबंधित सभी पक्षों के प्रति स्पष्ट प्रावधान करने का प्रयास करता है। इसीलिए प्राय सभी समाजों में संविदाओं, साझेदारी, निजी व्यापार और विशेष व्यापारों के लिए लाइसेंस और शेयर वाली कंपनियों आदि से संबंधित कानून होते हैं। इसीलिए बाजार को एक नियमित व्यवस्था के रूप में ही देखा जाना चाहिए। बात करें अगर हम संविदात्मक संबंधों की प्रचुरता की, तो आधुनिक युग में बाजार संबंधों में संविदात्मक संबंधों की प्रचुरता बढ़ती जा रही है। प्रत्येक सौदा एक औपचारिक संविदा समझा जाता है। संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट। उस संविदा से संबंधित पक्षों को अपने संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति करनी होती है। यदि कोई भी पक्ष उसकी उपेक्षा करता है तो वह संविदा की शर्तों को भंग करता है। दूसरा पक्ष ऐसी स्थिति में उससे क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। यहाँ पर सहायक सेवाओं का भी उल्लेख करना अनिवार्य है क्योंकि आज विश्व में बाजार में क्रेता विक्रेता या वस्तुओं का ही एकमात्र महत्व नहीं है, वरन अनेक सहायक सेवाएं भी बड़े पैमाने पर क्रियाशील हैं। अगर गिनती करें तो बैंकिंग सेवाएं, विज्ञापन सेवाएं, यातायात और संचार सेवाएं, ये आज बाजार व्यवस्था का अभिन्न अंग बन गई हैं और इसी कारण से ये मानना गलत नहीं होगा कि इनके बगैर बाजार के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार से बाजार की ये विशेषताएं सामान्य रूप से समाज में देखने को मिलती हैं। अगर हम बाजार के प्रमुख वर्गीकरणों को उनके आधारों पर बात करें कि किस प्रकार से देखा जाता है, तो अगर वर्गीकरण का आधार क्षेत्र विस्तार है तो बाजार स्थानीय हो सकते हैं, प्रांतीय हो सकते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं। बात समय विस्तार की हो तो दैनिक बाजार भी लगते हैं, अल्पकालीन भी होते हैं और दीर्घकालीन भी होते हैं। बात करें बिक्री की प्रकृति की, तो यहाँ विशिष्ट वस्तुएं,
मिश्रित नमूने और ग्रेड पर आधारित वर्गीकरण देखने को मिलता है। बात करें प्रतियोगिता की प्रकृति की, तो पूर्ण प्रतियोगिता होती है, कहीं पर अपूर्ण होती है, तो कहीं पर एकाधिकारी होती है। और अगर बात करते हैं सामाजिक श्रेणियों के आधार पर वर्गीकरण की बाजार के, तो श्रम बाजार, साहसी सेवाओं के लिए बाजार और उपभोक्ता की वस्तुओं के लिए बाजार पर विशेष जोर दिया जाता है। इसलिए बाजार की संकल्पना को हम नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन यह भी एक स्पष्ट बात है कि आदिम अर्थव्यवस्था पर बाजारी अर्थव्यवस्था का प्रभाव दिखाई देता है। व्यापार और विनिमय के लिए निश्चित समय और स्थान पर ही कुछ बाजारों का आयोजन जो हमारे आदिम समाज थे वहाँ पर किया जाता रहा। ये बाजार आदिवासियों को या आदिम जो लोग थे उनको एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने और विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर भी देते थे। जैसे जैसे आदिम समाज बाहरी जगत के संपर्क में आते रहे, उनमें भी बाजारी अर्थव्यवस्था के अनेक लक्षण दिखने लगे। किस प्रकार से, अगर उस प्रभाव की बात करें तो हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बात कर सकते हैं कि आदिवासियों द्वारा भी उत्पादन हेतु सरल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया गया है। आदिवासियों के जीवन में भी अब श्रम विभाजन और विशेषीकरण प्रारंभ हो गया है। आदिम अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रकृति उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित होनी प्रारंभ हो गई है। आदिवासियों में मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया है। पारिवारिक और नातेदारी संबंधों पर आधारित आदिम अर्थव्यवस्था विभिन्न परिवारों के आर्थिक हितों पर केंद्रित होने लग गई है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आदिम अर्थव्यवस्था में भी बाजारी अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे हैं। हालांकि परिवर्तन अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, तथापि इनसे आदिवासियों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित और परिवर्तित हो रहा है। और यही कारण है कि जब हम ग्रामीण समाजशास्त्र की बात करते हैं तो हमें इस अर्थव्यवस्था के पक्ष में बाजार की बात को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर हमारा सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है।